अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट की मखसूस नशस्तों के हवाले से 8 समातों के बाद आज फैसला महफूज हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जाएंगी जो अपील करनंदा हैं सुप्रीम कोर्ट में, या फिर ये नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को जाएंगी जैसे कि कुछ जजों की तरफ से तासुद दिया जा रहा है, या फिर ये नशस्तें बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिल सकती हैं जैसे कि कुछ जजों ने तहरीक इंसाफ को भी एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमात के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं। ये बड़े अहम सवालात हैं। नशस्तें किसको जाएंगी, फ़ैसला महफूज हो चुका है, इस हवाले से हम बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी ही दिलचस्प आदाद शुमार की एक खेल है। हमने दुनिया भर की अदालतों में देखा कि वकला दलाइल देते हैं, जजेज़ उन्हें खामोशी से सुनते हैं और कहा जाता है कि जजेज़ अपने फ़ैसले के ज़रिए बोलते हैं, बयानात, रिमार्क्स और लंबी लंबी तकरीरों के ज़रिए नहीं। मगर 13 जजों पर मुश्तमिल इस फुल कोर्ट ने, जो कि मखसूस नशस्तों का केस सुन रही थी, इसमें हमने देखा कि जजेस ने बेतहाशा बयानात दिए, लंबी लंबी तकरीरें की, सवालात किए, रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन दिए और अदालत का ज़्यादा वक्त बज़ाहिर कभी कभी वकीलों की बजाय जजों ने ले लिया। इस हवाले से कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं, सिर्फ इस बात की अहमियत को जिताने के लिए कि अदालत के और ख़ास तौर पे फुल कोर्ट का जो टाइम मैनेजमेंट है वो कितनी अहम है। लोग बहुत पैसा लगा के वकीलों के ज़रिए अदालत में आते हैं, वो जजों के रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन सुनने के लिए नहीं। तो आदाद शुमार आपके सामने, आप खुद फैसला कर लें कि हमारी अदालत, हमारी सुप्रीम कोर्ट खुद ज़्यादा वक्त लेती है या साइल को ज़्यादा सुनती है। सबसे पहले मखसूस नशस्तों के केस की 8 समातें हुई जिनका कुल दौरानिया 22 घंटे और 44 मिनट रहा। समात के दौरान जजों के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 9 घंटे और 45 मिनट रहा। एक बड़ा वक्त है ये। और अब कौन सा जज कितना बोला, अब वो आपको बताते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया सबसे ज़्यादा रहा, 2 घंटे और 47 मिनट। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बोले 8 दिनों की समात में। जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 1 घंटा और 53 मिनट रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 1 घंटा और 8 मिनट रहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 1 घंटा और 7 मिनट रहा। जस्टिस अतर मनल्ला के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 58 मिनट रहा। जस्टिस आयशा मलिक के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 48 मिनट रहा। जस्टिस याया अफरीदी के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 15 मिनट रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 20 मिनट रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 11 मिनट रहा। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 6 मिनट रहा। जस्टिस शाहिद वहीद के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 5 मिनट रहा। जस्टिस इरफान सादत के सवालात और रिमार्क्स का दौरानिया 7 मिनट रहा। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सवालात और रिमार्क्स का सबसे कम दौरानिया रहा, यानी 3 मिनट। तो ये दौरानिया कुल जो वक्त था 8 दिनों की समात का, वो 22 घंटे और 44 मिनट था। तो बहुत सा वक्त जजेस ने लिया। ये बड़ा ज़रूरी था जानना कि जो फ़िक़ैन बड़ा पैसा लगा के इंसाफ के लिए अदालतों में आते हैं, वो चाहते हैं कि उनके वकील दलाइल दें और जजेस अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलें। ये बड़ा कीमती वक्त होता है और इस कीमती वक्त में अगर आधा वक्त जजेस बोलने में गुजार दें तो फिर जजेस को इस बात पे गौर करना होगा कि क्या उनको सवाल करना नहीं आते, या फिर वो जजेस एक दूसरे के रिमार्क्स को क्रॉस कर रहे होते हैं या उसका रद्द अमल दे रहे होते हैं, या जजेस आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे होते हैं। तो ये वो सवालात हैं जिनका हल जो है, और ये वो मसाइल हैं जिनका हल जो है सुप्रीम कोर्ट को निकालना होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ आज सियासतदान, अहम सियासतदान और सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं। मेहमान सेनेटर ज़रका तैमूर हैं, पंजाब से तहरीक इंसाफ के टिकट से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई। उनके साथ चौधरी नूरुल हसन तनवीर हैं, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ और सदर बहावलपुर डिवीज़न हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज़रका तैमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। सेनेटर ज़रका, क्या तवक्को है आपको सुप्रीम कोर्ट से? फैसला तो महफूज हो गया है, मगर आप लोग तो फरीक ही नहीं हैं, इसके बावजूद भी आपको कोई तवक्को है कि PTI को बतौर एक सियासी जमात तस्लीम करते हुए उसको मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जिस तरह से बल्ले का निशान लिया गया काजी फाइज ईसा साहब ने, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को जिस तरह से उन्होंने निकाला और इंडिपेंडेंट उन्होंने सबको डिक्लेयर किया, इसमें हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। तारीख सबको कटहरे में ला के रखेगी और इंसाफ भी तारीख ही करेगी अगर इस महफूज फैसले में इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि सच का हमेशा बोलबाला होता है। तहरीक इंसाफ जो एक लेजिटिमेट पार्टी है, उसको जिस तरह से निकाला गया, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और काजी फाइज ईसा साहब आपस में डिसाइड कर लें कि किसका रोल बड़ा था। लेकिन हक तो तहरीक इंसाफ का है, जिसके कैंडिडेट्स को आपने उठा के बाहर निकाल दिया गेम से और आपने कहा कि तुम्हें इंडिपेंडेंट हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि काजी फाइज ईसा की जजमेंट आने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सबको इंडिपेंडेंट निशान दे दिए थे। तो यहाँ किसका कहाँ कसूर है ये भी पता चल जाएगा, और सीटें तो हमारी हैं, जिस मर्जी को दें हैं वो हमारी ही। अच्छा सेनेटर ज़रका, ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर के इलेक्शन जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस ने कराने थे या आपने खुद कराने थे? क्यों नहीं कराए? देखिए जी, जहां हमारी गलतियां थी मैं उनको सबसे पहले मानती हूँ। तो आपकी गलती थी, आप मानती हैं? साथ ही दूसरा सवाल ये है, बिल्कुल मानती हूं मैं, अगर उसमें कोई गलती थी तो बिल्कुल मैं मानती हूं। डिले हुई पहले इलेक्शन में, ये बिल्कुल एक एक्सेप्टेड बात है और इसके ऊपर हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए, अपना मवाजना भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही ये सवाल बनता है कि जो बाकी आपकी 100 से ज्यादा पार्टियां हैं, उनके इलेक्शंस के बारे में जिस तरह से एक बायस्ड और एक इंतहाई तासुबाना व्यू लिया गया। अभी नून लीग ने नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, उसकी इलेक्शन की प्रोसेस मुझे कोई बता दे कि वो कैसे हुई। जमाते इस्लामी की इतनी इरेगुलरिटीज थी, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा फाइन करके उनको वापस ले आए। तो ये जो एक तासुब एग्जिस्ट करता है, इस तासुब को निकालने हम अपनी गलतियां मानने के लिए सबसे पहले खड़े हैं। अच्छा ठीक है, मैं सेनेटर ज़रका मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, मगर पहले साकिब बशीर साहब, आपने सुना सेनेटर तो कह रही हैं कि वो गलती अपनी तस्लीम करती हैं, मगर जस्टिस अतर मनल्ला जो हैं वो कुछ PTI के वकला, ख़ासतौर पर एडवोकेट सलमान अकरम राजा के दलाइल के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। उनका ये कहना था कि PTI के अगर वकला हैं तो वो खुल के क्यों नहीं बात करते कि 2018 में भी गलत हुआ और फिर 2024 में भी गलत हुआ। ज़रा जस्टिस अतर मनल्ला को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। राजा साहब डिसाइड, आपसे भी सच नहीं बोला जा रहा। सच बिल्कुल बोला जा रहा है। 2018 में जी PMLN के साथ वही हो रहा था जो आज PTI के साथ हो रहा है, and nobody speaks the truth. This is something known to everyone, and that is how constitution should be interpreted, to uphold the democratic principles and the structure, and particularly the rights of those voters who have been wronged. तो सेनेटर ज़रका, जो कुछ 2018 में हुआ वही 2024 में हुआ, आप ये बात मानती हैं? मैंने जी मतीउल्लाह जान साहब, मुझे आवाज नहीं आई अतर मनल्ला। मैं कह रहा हूँ जैसे अतर मनल्ला ने कहा कि जो PTI के वकील हैं एडवोकेट सलमान अकरम राजा, ये पूरा सच क्यों नहीं बोलते कि 2018 में भी जो कुछ हुआ इलेक्शन में वही 2024 में भी हुआ। तो आप ये बात मानती हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमारा सिर्फ मानना जरूरी नहीं है, करने वालों का भी मानना जरूरी है, क्योंकि हम आपस में खेलते रहते हैं। इसकी हुई देखे, आधी पिक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। जो आपका हाथी खड़ा हुआ है कमरे में, उसको इधर से देखे, इधर से देखे, उधर से इधर से, छह जगहों से आप उसको देख रहे हैं, लेकिन असल में हाथी को देखना है। तो आप सेनेटर ज़रका, आप 2018 में सेनेटर ज़रका जैसी चूंटियों का भी हिसाब हो जाएगा। चलें, सेनेटर ज़रका 2018 में तो आप उस हाथी पे सवार होके आए थे, आपकी पार्टी,
तो मैं चाहूँगा चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, ये सेनेटर ज़रका ने बहुत बड़ा एतराफ़ किया है कि ये हकीकत है कि 2018 में जो हुआ वही 2024 में हुआ, तो आप तस्लीम करते हैं चौधरी साहब कि 2018 और 2024 में एक जैसा काम हुआ है? आप तस्लीम करते हैं? बात यह है कि थोड़ा सा जरा मैं इसकी वजाहत करके फिर आपकी बात जो है ना वो उसका जवाब देता हूँ। बात यह है कि इनको आज भी उसी के साथ बात करनी है, उन्हीं के साथ बात करनी है। ये आज भी सब कुछ होने के बावजूद ये आज भी बात करना चाहते हैं उनके साथ। वो तो हो गया ना, मुज़ाकराती कमेटी बन गई, हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ऐलान हो गया, अब वो बात पुरानी होगी। आप बताएं 2018 में जो हुआ वही 2024 में हुआ, जैसे अतमन्ना कह रहे हैं और सेनेटर ज़रका तस्लीम कर रही हैं। आप भी मानते हैं दोनों इलेक्शनों में एक जैसी कार्रवाई हुई? नहीं, एक जैसी नहीं हुई। अच्छा। लेकिन ये कि बाहर सूरत उस वक्त हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बेहतर कारकर्दगी मुजाहरा किया था। यहाँ पे जो थी वो नलायकी थी, नाहली थी और मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे थे। और इसमें फिर फर्ज बन जाता है जो भी पाकिस्तान रियासत को बचाने वाले एलिमेंट्स हैं वो फिर एक्शन लें। और वो उसमें थोड़ा सा मेरा नुक्ता नजर ये है कि मुस्लिम लीग की जो आप ये कह रहे हैं चौधरी नूरुल हसन साहब, आप ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में रियासत को बचाने वाले एलिमेंट्स ने कार्रवाई की? नहीं, देखें मेरी बात सुने, ये वो बात है, आप मुझसे कहलवाने की बजाय हम सब समझते हैं क्या सूरत हाल है, सबको पता है कौन है इसका, कौन है आप बताएं ना, कौन है हो रहा है, कौन है आप बता दें। नहीं मैं नहीं बताऊं, आप बताएं, आप अच्छा। बता दें, आपका ये फर्ज बनता है। देखिए साफी का ये काम है, मतीउल्लाह जान आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बिल्कुल बात जो है वो टू द पॉइंट करते हैं। मैं उसके साथ ये इत्तेफाक करता हूं कि ये आज का दिन से नहीं है, ये अयूब खान से शुरू हुआ है। सही है। साकिब बशीर साहब, क्या लग रहा है आज फुल कोर्ट का फैसला तो महफूज हो गया है, तो किस तरफ मामला जा रहे हैं? एक तो आज भी ये पूछा गया कि टेक्स्ट में कहीं ये लिखा हुआ है कि ये सारी नशिस्तें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चली जाए, मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिले। तो आगे से फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नहीं लिखा हुआ, और वाकई बात भी इसी तरह ही है कि अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देनी तो दूसरी तरफ भी देने के लिए आपको कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। वैसे नहीं हो सकता जिस तरह चीफ जस्टिस जो कहते हैं हमने टेक्स्ट के मुताबिक चलना है, तो टेक्स्ट के मुताबिक भी दोनों तरफ जाने के लिए कुछ तशरीह करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ। अब जो आपने बात की कि मामला जा किस तरफ रहा है, मेरे ज़हन में तो 3-4 पॉइंट्स आते हैं, जिसपे एक तो 2 फरवरी का फैसला के जो आज़ाद डिक्लेयर किया गया वो सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत समझती है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस खुद ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन सही फैसला समझा नहीं है, उसकी तशरीह ठीक नहीं की। दूसरा वो बाप पार्टी वाला जो पॉइंट है वो भी है। इसके अलावा एक जो पॉइंट जो आप स्विंग वोट जिसको कह रहे हैं वो है जस्टिस याह्या अफरीदी, तो वो आपको पता है कि एक पॉइंट पे वो अड़ गए थे। तकरीबन 2 समातों में 3-4 दफ़ा उन्होंने पूछा कि 6 लोग उनके सर्टिफिकेट साथ लगे हुए थे पीटीआई के, तो उनको आपने किस इख्तियार के तहत आज़ाद डिक्लेयर कर दिया? तो इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया उसका, तो वो बगैर जवाब के जो है वो आप फैसला लिखेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका जो नुक्ता है। तो बज़ाहिर तो अब किस तरफ जाएगा ये तो हम कंक्लूजन तो नहीं दे सकते। ये पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई जो है उसको एक सियासी जमात तस्लीम करते हुए, करार देते हुए, अगर ये सियासी जमात करार दे दी गई फिर बाकी मसला तो हल हो गया। फिर तो वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक वो ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि 3 दिन के लिए 3 दिन दे दिए जाएं, आज़ाद उनको कंसिडर किया जाए और पीटीआई को कहा जाए कि उनसे बल्ले का निशान लिया गया है, बाकी वो पॉलिटिकल पार्टी है। और ये 3 दिनों में अगर वो पीटीआई में शामिल होते हैं तो पीटीआई ने जो नशिस्तों की वो जो लिस्ट जमा करवाई थी मखसूस नशिस्तों की, उसके मुताबिक एज पर लॉ इलेक्शन कमीशन जितने लोग आए उनको एज पर लॉ जो है वो नशिस्तें दे दे। ये एक जो वो सिचुएशन है। जैसे जमाल खान मंदोखेल उन्होंने भी आज बिल्कुल वो एक क्वेश्चन पूछा, अब वो जाएंगे किस तरफ ये तो नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा कि अगर हम पीटीआई की तरफ जाते हैं तो फिर आपका क्या होगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो सलमान अकरम राजा से। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा कि हम तो असिस्ट कर रहे हैं, कोर्ट के सामने अपना केस रख रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप फुल कोर्ट हैं, आपके पास इख्तियार है कंप्लीट जस्टिस का, आप देख सकते हैं इस मामले को अपने डिफरेंट एंगल से, जो रिकॉर्ड पे है इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसको खोल के देख सकते हैं। तो वो अल्टीमेटली मेरा यह ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस एंगल को
कि जो इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जो बुनियाद बना इस सारे मामले की, उससे अगर बाहर जाती है तो क्वेश्चन फिर वो 13 जनवरी वाला फैसले की वजाहतें आज तक जारी हैं और पता नहीं कब तक जारी रहेंगी। तो ये ना हो कि एक और फैसला आए जिसकी वजाहतों के लिए कई साल जो है दरकार हो। चले बहरहाल ये तो मखसूस नशस्तों का फैसला है, अब देखते हैं जल्दी महफूज फैसला भी सुना दिया जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली जुमे तक सुना दिया जाएगा। मैं भी अभी तक टाइम नहीं दिया, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि आगे छुट्टियां आ रही हैं तो 13 जजेस का एक टाइम पे इकट्ठा होना इशू होगा और इसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और ये तय करना कि असल में फैसला है क्या, शायद इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं क्योंकि 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं सारे मसले को हल करने के लिए। कितने जज किस अप्रोच के साथ खड़े होंगे और क्या वो अक्सरियत में होंगे, ये फैसला भी तय करना। इस फैसले की तशरीह के लिए भी दोबारा फुल कोर्ट ना बनानी पड़ जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चंद दूसरे अहम मामलात पे, जिसमें मखसूस नशस्तों के हवाले से तो फैसला आएगा ही, मगर एक सरकारी हुक्मनामे के ज़रिए खुफिया इदारों को ये अख्तियार दे दिया गया है कि वो आपकी निजी टेलीफोन गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेनेटर ज़रका, आपकी जब हुकूमत थी तो आपके कप्तान इंटरव्यूज़ में कहते थे कि खुफिया अदारे अगर वज़ीर आज़म की भी टेलीफोन टेप करते हैं तो ये एक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। ज़ुबानी कलामी तो वो बहुत कुछ कहते रहे हैं खुफिया फ़ोन गुफ्तगू की निगरानी के हवाले से, मगर मौजूदा हुकूमत ने बाकायदा लिख के दे दिया है और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के एक कानून है 1996 का, उसके तहत ISI को नॉमिनेट कर दिया है, एक मजाज अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया कि वो किसी भी वक्त जो है वो टेलीफोन कॉल नेशनल सिक्योरिटी की खातर या किसी जुर्म को रोकने के लिए वो ये टेलीफोन टेपिंग कर सकते हैं। तो आप इस अमल को कैसे देखते हैं जिसका दिफा खुद आपके लीडर भी करते रहे माजी में? देखिए जी, 8 जुलाई 2024 को जो शहबाज शरीफ साहब ने ये आर्टिकल 54 जो PTA के 1996 के एक्ट का है उसके हवाले से उन्होंने कह दिया कि जी ये टैपिंग हो सकती है, तो क्लियर वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सिटीजन्स के राइट्स की। आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के खिलाफ है ये, और इस किस्म के काम प्रेसिडेंट निक्सन अमेरिका में बैठ के कर चुके हैं और वाटरगेट स्कैंडल हुआ था और फिर उनकी छुट्टी हुई थी। तो शहबाज शरीफ साहब जब इस किस्म के काम करते हैं, शायद वो अपने क्या कह सकते हैं मनसब में जब कोई बड़ी कुर्सी पे बैठता है तो भूल जाता है हकीकत को। तो ये उनकी शायद इस वक्त तो वैसे ही बहुत चूल्हे हिल रहे हैं, तो अभी तो इस किस्म के काम करने से ये अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं। हिल रही है इनकी हुकूमत जो पहले ही जिसके पांव बड़े कमजोर हैं, जो एक जाली हुकूमत है, और वो जो 2018 और 2024 की मुनासबत से एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दोनों में हुई थी गलतियां, लेकिन 2024 में जो हुआ इसकी नजीर पहले नहीं मिलती। जिस तरह से आपके पास फॉर्म 45 है ही नहीं सबमिट करने के लिए और 47 इन्होंने बना दिए, तो इन्होंने इस्तीफा तो ऐसी धांधली की है कि जिसके पीछे ये खुद खड़े नहीं हो सकते और सबके सामने है। अवाम ने आपके प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर हारे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हारी हुई है, जो जीते हुए हैं वो जेलों में बंद है। सेनेटर ज़रका बात टेलीफोन की खुफिया निगरानी से शुरू हुई थी, सच है, मगर बात है रुसवाई की। आपसे मैंने सवाल ये किया था क्योंकि आप और आपकी पार्टी आजकल अपनी गलतियां तस्लीम करने के मूड में नजर आ रही हैं। तो पहले तो ये बताए ना कि आपकी हुकूमत ने इस खुफिया गुफ्तगू की खुफिया रिकॉर्डिंग्स करने के मामलात को क्यों नहीं रोका आपके लीडर ने? ये भी गलती थी आपकी। देखिए जी, अगर देखें बात सुने जी, मैं अपनी गलतियों की माफी आपसे मांग सकती हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा इमरान खान साहब खुद जवाब दें, वो आपको बता देंगे अगर उन्होंने गलती की। मेरे ख्याल में, मेरे जाती ख्याल में इमरान खान तो गलत हो ही नहीं सकते। आप ये कह रहे गलत हो ही नहीं सकते आपके लीडर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, मैंने ये कहा क्योंकि वो मैंने ये कहा मेरे ख्याल में ये गलत बात थी।
अच्छा। लेकिन वो इसके खुद जवाबदेह हो सकते हैं, समझदार। आपकी पार्टी का कोई मौकफ नहीं है, जेल से बाहर आएंगे। आपकी पार्टी का आपका कोई सोच, कोई मौकफ, कोई नजरिया नहीं है? आजकल तो हमारी पार्टी के 100 मौकफ सामने आ रहे हैं। कौन से? देखिए, एक वो मौकफ है जो हम जानते हैं, हम सेनेट में बैठे हैं, हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शिबली साहब है। बाकी आपके मीडिया पे तो 200 मौकफ आ रहे हैं, हमें भी समझ नहीं आता किस पे यकीन करें, किस पे ना यकीन करें। जो हम जानते हैं वो कुछ और है, जो मीडिया पे आ रहा है वो तो उसकी तो कोई नजीर ही नहीं मिलती। चलें, चौधरी नूरुल हसन साहब, ये आपके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, खान साहब ने तो चलो जुबानी कहा था ना कि ये जरूरी होता है, शहबाज शरीफ साहब ने तो लिख के दे दिया कि करें जी, जारी रखें, और कोई कानूनी कदगन नहीं है। आपने जिस आर्टिकल का हवाला दिया है 1996 का, उसके मुताबिक उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक दिया है, और आपको हमें पता है कि हम जो शुरू करने जा रहे हैं तहरीक इस्तेकाम जो है, और उसमें जरूरत है ऑपरेशन है, ये तहरीक नहीं है, ये ऑपरेशन है। जी जी, ऑपरेशन है ये। चले मेरे अल्फाज को थैंक यू वेरी मच कि आपने दुरुस्त किया, वो मेरे ज़हन में अब लफ्ज़ नहीं आ रहा था। अच्छा। तो उसके लिए उसमें अगर इन्होंने रिक्वायरमेंट ज़ाहिर है जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मांगते हैं, और फिर आपके सामने है कि रोज कोई ना कोई, जब वो कोई वाकया होता था, वो कहते थे फलां ने क्यों पूछा, किसने किसके कहने पे किया, तो इसको पहले वैसे हो रही थी, अब लीगलाइज हो गया है कि ठीक है उनके पास इख्तियार है। और हमें भी चाहिए कि हम जो दायरा कार है पाकिस्तान का, रियासत की जो जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर हम अपने काम करें, हम ऐसे काम ना करें इसके ऊपर पकड़ो। और चौधरी नूरुल हसन साहब, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज वो हैं जो जनाब इमरान खान ने कहे हैं। उन्होंने कहा था कि ठीक है वजीर आजम के भी अगर टेप करना है तो होनी चाहिए। अच्छा, चौधरी नूरुल हसन साहब, ये बताएं ना कि ये बताएं कि अगर आप अपने घर वालों से फ़ोन पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि किसी को भी ये इख्तियार हो कि आपको बताए बगैर आपकी गुफ्तगू, निजी गुफ्तगू सुने? आप खुश होंगे इस बात पे? देखिए, आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये ऐसी बात नहीं है, जो एग्जाम्पल है ये रॉन्ग है। उन लोगों की, आम लोगों की नहीं जाती ना होती है। अच्छा। उन लोगों की जाती है जिनके ऊपर कोई नहीं। आपके पास इसका क्या एविडेंस है? क्योंकि दुनिया भर में फोन टेपिंग के लिए मजिस्ट्रेट से या किसी अदालत से बाकायदा इजाजतनामा लेना होता है। तो ये जो अख्तियार है, इससे तो लग रहा है कि इसमें किसी मजिस्ट्रेट या अदालत की भी जरूरत नहीं है, जबकि इस मुल्क में कानून लागू है जिसको फेयर ट्रायल एक्ट कहते हैं, और जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला भी दे चुकी है कि उस कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर फोन टेपिंग हो रही है। जी। तो आप कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है? नहीं, इसके बावजूद जो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उन लोगों का किया जाता है। आपने कहा कि जी आप मेरे घर की हो रही हो, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, कहीं इन्वॉल्व हूँ कहीं गलत, तो मुझे मेरी होनी चाहिए जो सही सूरत हाल है। बहरहाल ये गलत काम का तो बात सुनने के बाद ही पता चलेगा ना कि बात गलत थी या क्या थी जो आपने अपने घर वालों से की। तो जिनके ऊपर शक होता है उनकी ही की जाती है। हाँ, बात तो आपने इमरान खान वाली की ना, फिर आप में और इमरान पीटीआई में बिल्कुल मैंने कहा कि मैं इमरान खान वाली बात कह रहा हूँ। चले, साकिब बशीर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत बड़ा फैसला दिया है अभी हाल ही में, और उन्होंने कहा है कि जो पीटीए के सरबराह हैं, जो दूसरे दीगर एफआईए के शायद जिनको शोकाज नोटिस जारी किया गलत बयानी पे, टेलीफोन कंपनियों ने इंकिशाफ किया है कि खुफिया निगरानी पहले से हो रही है। तो अब ये जो कवायद में तब्दीली कर दी गई है, क्या इससे जो कानून है फेयर ट्रायल एक्ट का, वो उस पर ये कवायद हावी हो सकते हैं? क्या सूरत हाल है? अब ये देखना है कि किस तरह हो सकता है। एक तो जो हमारे देखने सुनने वाले हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था उसके मुताबिक, कैलकुलेशन के मुताबिक 40 लाख जो मोबाइल हैं उनकी मोबाइल टेपिंग, उनकी रिकॉर्डिंग वो सुन सकते हैं, टेप कर सकते हैं, और उनके मैसेजेस तक उनकी रसाई पहले से है। ये आज की बात नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो, ये पहले से ही मामला, मतलब ये कवायद होते हैं ना होते, ये काम तो जारी था, रोक तो आप सकते नहीं हैं। तो वो पूरा एक सिस्टम जो है वो लगा हुआ था। तो अब जो बात आई है, ये जो सेक्शन 54 है ये पीटीए का,
तो उसमें ये ऑथराइज किया गया है। तो इसमें इस के तहत ये ऑथराइज तो कर सकते हैं, मैं अभी ऑर्डर पढ़ रहा था, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ना कानून नाफिज करने वालों को ऑथराइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है कि इसमें रूल्स नहीं बने हुए अभी तक कि कैसे आपने ये करना है, क्योंकि जो फेयर ट्रायल एक्ट है उसमें तो एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि आपने अगर किसी की कॉल टेप करनी है तो आप उसका एक तो मुजाज अफसर होगा किसी भी खुफिया इदारे का, वो जो एक कमेटी होगी जो 6 माह में उसको रिव्यू करेगी, उसमें सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और भी एक दो मेरे ख्याल 2 सेक्रेटरीज हैं, तो वो रिव्यू करेगी। और इसके अलावा वारंट उसको लेने पड़ेंगे, मेरे ख्याल हाई कोर्ट के या मजिस्ट्रेट से बाकायदा वारंट लेने पड़ेंगे कि हम जो है वो फलां बंदे की ऑडियो टेप करना चाहते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट का मामला या कोई इशू है। तो इसमें जो है जो कम्युनिकेशन एक्ट है इसमें रूल्स नहीं बने हुए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ये बताया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ऑर्डर दिया है, अभी फैसला तो नहीं आया, ऑर्डर उसको वफाकी हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही ये रूल्स में अमेंडमेंट कर दी है। तो क्या वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में केस मजबूत होगा इन अमेंडमेंट्स के साथ? असल में जो वफाकी हुकूमत है वो पता नहीं कहाँ पे खड़ी थी। फेडरल गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, जितनी डिवीजन्स हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, इंक्लूडिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो पहुँचे हैं हाई कोर्ट में उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को जब अथॉरिटी नहीं दी हुई। अच्छा। बाद में जब पता चला कि वो तो जब टेलीकॉम ऑपरेटर्स आके बोले, उन्होंने कहा जी ये तो पूरा PTA ने हमें कहा हुआ था, हमने खुद खर्चा पूरा किया, सिस्टम लगा के दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2% एक वक्त में रियल टाइम में 2% एक्सेस है। और फिर पूछा गया कि आपको पता है किस किस की, उन्होंने कहा हमें ये नहीं पता कि किस किस की एक्सेस है और कौन कर रहा है और किस तरह हो रहा है। बहरहाल जी इन कवायद के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इस्तात के मुताबिक तरमीम कर दिया और उनके नज़दीक शायद मसला हल हो गया कि कुछ कवायद में तरमीम करके दूसरे बड़े मसाइल का भी हल निकाला जा सकता है। ये तो बड़ा आसान तरीका है। 2% है, ये 40 लाख का है। जी 40 लाख जी तो जी टोटल यूजर है पाकिस्तान में, मोबाइल यूजर्स हैं, ये उनका बनता है। बाला चौधरी साहब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे भी कोई गलत काम नहीं करते। मैं तो घबराता नहीं, मैं जस्ट वांट टू नो कि भाई अच्छी बात है, नोट करनी चाहिए। चले ठीक है। अच्छा क्विकली ये बड़ी अहम आज एक डेवलपमेंट हुई है। चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपके नून लीग के जो इस्लामाबाद से कामयाब करार दिए गए उम्मीदवार हैं राजा खुर्रम नवाज, उन्होंने आज एक इंकशाफ किया है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने उनसे फॉर्म 45 जमा कराने का हुक्म दिया था, आज उन्होंने जमा करा दिए। तो मैंने उनसे कुछ सवाल किया और उन्होंने आज ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने जो फॉर्म 45 आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जमा कराए हैं उनमें बहुत से फॉर्म 45 जो हैं उन्होंने उन रिटर्निंग अफसरों से लेके जमा कराए हैं या उनकी तस्दीक करके फ़ोटो कापियाँ जमा कराई हैं जो रिटर्निंग अफसरों ने उनको दिए हैं। तो ये फॉर्म 45 तो पोलिंग एजेंट की तरफ से लिए जाते हैं और वही मुसद्दका होते हैं। देखते हैं खुर्रम नवाज ने कहा क्या, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपके फॉर्म 45 और RO के फॉर्म 47 होते हैं ना, तो फॉर्म 47 तो RO के होते हैं, फॉर्म 45 किसके होते हैं ये बता दें। किसके होते हैं? फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशनों के होते हैं ना। नहीं तो RO से आपने किस लिए टेस्ट करवाए फॉर्म 45 जो आपने अपने एजेंटों से? मेरी बात सुने, जो सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलेगी आज की डेट के अंदर, जब भी हमें चाहिए होगी, किसी कैंडिडेट को चाहिए होगी तो वो RO के ऑफिस। आपने RO से क्यों लिए? आपके अपने एजेंटों के फॉर्म किधर है? फॉर्म 45 बिल्कुल हैं, वो हमने जमा करवाए हैं। तो आप कह रहे हैं ना वो आधे वो हैं आधे RO। यार मैं ये आपको क्यों बताऊं कि मैंने कितने जमा करवाए हैं? आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो जनाब चौधरी साहब वही फॉर्म 45 जो है कम पड़ गए नून लीग के पास के वो जाके रिटर्निंग अफसरों से मांगती फिर रही है, आपके पोलिंग एजेंटों ने नहीं दिए थे आपको? देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि आपको पता है ना कि मेरे मुकाबले में जादुल हक को जितवाया गया। अच्छा, मैं खुर्रम नवाज साहब की बात कर रहा हूँ। ये क्या आप अपने फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसरों से लेते रहे? मुझे ये बताएं आपने कहाँ से फॉर्म 45 लिए थे? देखिए अब जो है ना, अब ये बात बिल्कुल ही वो इसके उलट है कि वो जो फॉर्म 45 वो ले रहे हैं आज आपके बकौल, तो वो तो उनके पास होने चाहिए और हमारे पास सूरत हाल ये है कि हमें भी 80 के करीब फॉर्म दिए ही नहीं गए, और जिन जो 80 के करीब हमें आज तक फॉर्म नहीं दिए गए उन्होंने उसी में उन्होंने जादुल्ला को जितवा दिया। चले रिकॉर्ड मेरा केस जो है ट्रिब्यूनल में है और वहाँ पे एविडेंस हम पेश करेंगे। जी सेनेटर सर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो सेनेटर हैं, आपको ये फॉर्म 45-47 के झगड़ों में तो आप पढ़ती नहीं है, मगर फिर भी आप क्या कहेंगे इस राजा खुर्रम नवाज के मामले पर?
देखिए जी, उनको तो चाहिए फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ले। अब ये कौन पूछेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है ही नहीं, डाले फिर निकाल लिए, फिर कुछ करते हैं फिर। तो मामलात ये है कि मैं तो कहती हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कटहरे में लेके आए, कनाडा से उनको वापस बुलाएं, उनकी जो जायदादें हैं वो भी वापस बुलाएं, उनको बोले साथ में। नहीं कनाडा तो गए नहीं, आपकी खबर बड़ी गलत है। मतलब ये कहिए आपने सोशल मीडिया पे तो नहीं डाल दिया? नहीं गए नहीं नहीं तो बस्तगफार, गए नहीं, चले उनकी बेगम को कह देते हैं, वो तो वैसे भी बड़े आला उनके खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हम फैमिली की तरफ नहीं जाएंगे। आई एम सॉरी ज़रका, हम किसी की फैमिली पे नहीं जा रहे। गवर्नमेंट में है जी, नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब, आपके ख्याल में ये जो राजा खुर्रम नवाज का मौक़िफ़ है कि मैंने रिटर्निंग अफसरों से फॉर्म 45 लेके जमा कराए हैं, क्या इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये कबूल किया जाएगी बात? नहीं, ये कहाँ कबूल हो सकता है? ये तो जो फॉर्म 45 है वो तो देने ही प्रेजाइडिंग अफसर ने थे, रिटर्निंग अफसर का उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। जो रिटर्निंग अफसर है, मेरा ख्याल है उससे भी सवाल होगा कि आपने ये तस्दीक आप कहाँ करते रहे हैं, आपका काम ही नहीं है, ये तो प्रिजाइडिंग अफसर का काम था और उनसे उन्होंने लेने थे और वो एक पूरा प्रोसेस तरीका दिया हुआ है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि एक्सेप्ट होंगे ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, सेनेटर ज़रका, चौधरी नूरुल हसन और साकिब बशीर। फॉर्म 45 और 47 का मामला तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है, मगर मखसूस नशस्तों का जो फ़ैसला है, जो आना है, इसके ऊपर पाकिस्तान के सियासी सिमत का तयन यकीनी तौर पे होगा कि क्या हम जमहूरियत की तरफ जाएंगे या अहमरियत की तरफ। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।